मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। ओ लेवल्स 3248 के एक नए मौजू के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज की इस वीडियो में हम 3248 पेपर 1 के सवाल नंबर 2 से मुताल्लिक़ एक मश्क आपके सामने पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मालूम है कि मल्टीपल मैचिंग पर मुश्तमिल एक मश्क है जिसमें एग्जामिनर आपके सामने किसी भी मौजू पर 4 पैराग्राफ आपके सामने रखते हैं और उन पैराग्राफ के ए, बी, सी, डी के हवाले से उन पैराग्राफ की शनाख्त की जाती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर खेल एक मौजू है, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम खेल के मौजू पर एक मश्क आपके सामने रखेंगे, तो उस खेल से मुताल्लिक़ 4 पैराग्राफ एग्जामिनर आपके सामने रखेंगे और वो पैराग्राफ ए, बी, सी, डी पर मुश्तमिल होगा। उस इबारत के नीचे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक 9 सवालात या 9 स्टेटमेंट उन इबारतों से जो कि ए, बी, सी, डी की शक्ल में आपके सामने पेश की गई हैं, निकाल कर सवाल की शक्ल में आपके सामने रखी जाएंगी और उसके नीचे 4 खाने यानी 4 बॉक्स बने होंगे ए, बी, सी, डी के उन्वान से, और आप इबारत से जिन स्टेटमेंट को जिस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, यानी अगर आपने कोई स्टेटमेंट, कोई जुमला, कोई इबारत आपने पैराग्राफ नंबर बी में पढ़ी है तो जाहिर सी बात है बी पर टिक लगाएंगे। कोई इबारत या कोई जुमला आपने पैराग्राफ नंबर डी से पढ़ा है तो डी पर टिक लगा देंगे। तो बुनियादी तौर पर मल्टीपल मैचिंग एक ऐसा सवाल है जिसमें 4 पैराग्राफ होते हैं, नीचे 9 सवालात स्टेटमेंट की शक्ल में, एक बयान की शक्ल में मौजूद होते हैं, उसके नीचे 4-4 खाने बना दिए जाते हैं और वो स्टेटमेंट जिस पैराग्राफ में हो उस पैराग्राफ का जो है सही अल्फ़ाबेट यानी ए, बी, सी, डी जो लिखा हुआ है उसमें टिक लगा दिया जाता है। सही टिक लगाने पर आपको 1 नंबर मिलते हैं और अगर गलत टिक लगाएंगे या एक ही इबारत में 2 टिक लगा देंगे तो आपको कोई नंबर उसके नहीं दिए जाएंगे। तो ये बुनियादी बातें ज़हन में रखते हुए इस काम को करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले पेंसिल से टिक टिक लगवाया जाए बच्चों से, ताकि जब वो बाद में महसूस करें कि उनसे कोई गलती हो गई है, उन्होंने टिक गलत जगह पे लगा दिया है, गलत बॉक्स पे लगा दिया है, बाद में उन्हें पता चले कि ये बात तो इबारत बी में नहीं है बल्कि पैराग्राफ सी में है, तो वो बी वाले टिक को, निशान जो आप उन्होंने लगाया उसको मिटा दें, इरेज कर दें और उसके बाद सी में टिक लगा दें। पेंसिल से करने से ये काम आसानी से हो जाएगा। अगर पेन से करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो डबल टिक वाज़ेह नज़र आएगा। लिहाजा कोशिश की जाए कि पहले टिक जो है वो पेंसिल से लगाई जाए। और टिक लगाने से पहले ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि हर इबारत को पढ़ने के बाद, हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जिन हिस्सों के जवाबात मुख्तलिफ पैराग्राफ में मिलते जाएं, उनको निशानजद करके उन जुमलों या उन फ़िक्रों के आगे ए, बी, सी, डी भी लिख लिया जाए ताकि बाद में उसे टैली किया जा सके। इस काम को जाहिर सी बात है करने के लिए आपके पास 20 से 25 मिनट का दौरानिया होता है, यानी कोशिश करनी चाहिए कि इस काम को 20 मिनट के अंदर कर लिया जाए, क्योंकि ज़रा ये तवील इबारत होती है, कोई 400 अल्फाज के करीब इबारत होती है, तो इस तवील इबारत को करते पढ़ते हुए मुश्किलात भी पेश आएंगी बच्चों को, ढूंढने में भी ज़रा वक्त लगेगा और मुमकिन है कि इबारत को 2 मरतबा भी पढ़ना पड़ जाए, तो इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा। बज़ाहिर ये लिखने का काम नहीं है, 9 टिक लगाना है और टीचर्स ये समझते हैं कि बस 10-15 मिनट में ये काम करवा दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप जब इसे मश्क करवाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस काम में कम से कम आपको 20 मिनट लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट के अंदर इस काम को कर लेना चाहिए। इसके 9 नंबर हैं कैम्ब्रिज के सिलेबस बी में और हर टिक पर 1 नंबर दिया जाता है, यानी हर दुरुस्त जवाब पर आपको 1 नंबर मिल जाता है। और इस काम के लिए मौज़ूआत
जो कैम्ब्रिज ने मुतय्यन किए हैं उसमें फ़िल्म है, खेल है, तालीम है, मुख्तलिफ़ पेशे हैं, मशागिल है, सेहत व तंदुरुस्ती है, ज़राए अबलाग है, ख़ानदान है, रिश्ते हैं। ये तमाम मौज़ूआत जो है इसके लिए मौज़ू हैं, जो कि बादबान उर्दू बुक 1 में हमने शामिल किए हैं। कोई 35 के करीब इबारतें आपको इन मौज़ूआत पर बादबान उर्दू में मिल जाएँगी। ज़ाहिर-सी बात है ये बुनियादी बातें हैं, गलत पर टिक नहीं लगाना है। ये कैम्ब्रिज की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है उसे ज़रूर ज़हन में रखिए कि गलत बॉक्स पर बिल्कुल टिक नहीं लगाना है वरना नंबर नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मगर नंबर नहीं दिए जाएँगे उस सवाल के। अगर 2 खानों पर भी टिक लगा दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है जवाब को गलत तस्वुर किया जाएगा। उसके अलावा इबारत को तवज्जो से पढ़ना चाहिए आपको। तवज्जो इसलिए देनी चाहिए कि एक जैसे मिलते-जुलते जुमले जो करीब तरीन मायने दें तो आपको ये समझना है कि सवाल जो पूछा गया है या स्टेटमेंट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में या 8 में या 9 में, 10 में, 11 में, जहाँ पर भी दिया गया है, 15 नंबर तक स्टेटमेंट होते हैं, 15 नंबर तक सवालात होते हैं, 7 से लेके 15, 9 स्टेटमेंट होते हैं। तो जो बात जहाँ पूछी गई है, उसका सही एबीसीडी जो है पैराग्राफ, उसको टिक लगाना है, गलत जवाब में नहीं लगाना है, वरना ज़ाहिर-सी बात है कि नंबर नहीं दिए जाएँगे। इन बातों को समझने के बाद अब जो आज की मश्क है, जिसे हम 20 मिनट से पहले-पहले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये बादबानी उर्दू का सफ़ा नंबर 114 और 115 है, पेज नंबर 114 एंड 115। 114 और 15 में एक मौज़ू है खेल, ठीक है? तो खेल के मौज़ू पर 4 इबारतें ए-बी-सी-डी सबसे पहले मैं आपके सामने रीडिंग करता हूँ, ठीक है? रीडिंग करने के बाद वो सारे प्रोसेस जो आपको सीखने चाहिए इन पैराग्राफ को पढ़ने के बाद वो उन सारे प्रोसेस को मैं आपके सामने इस वीडियो में करके दिखाऊंगा कि किस तरह पैराग्राफ से हम अंडरलाइन करते हैं जुमलों को, किस तरह हम निशानजद करने के बाद जवाबात में उसको टिक लगाते हैं। ये सारी बातें आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं और रीडिंग के जरिए से हम चीजों को पढ़ने के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि जवाबात में टिक लगाना शुरू करेंगे। बेहतर अमल ये है कि हर एक पैराग्राफ, क्योंकि बच्चे बहुत सी बातें एक साथ ज़हन में नहीं रख पाते हैं, उर्दू उनकी बहुत कमज़ोर होती है, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उर्दू की रीडिंग में, लिहाज़ा बहुत सारे स्टेटमेंट को ज़हन में रखना मुश्किल है। तो बेहतर अमल ये है कि एक पैराग्राफ को पढ़ लिया जाए और उसके बाद 9 सवालात या 9 स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के यानी इबारत के आखिर में दर्ज हैं, उसको पढ़ा जाए और इबारत ए से जो स्टेटमेंट उनको मिल जाए, उसको पहले टिक लगा लिया जाए, पहले अंडरलाइन कर लिया जाए। चलिए इस अमल को हम शुरू करते हैं। खेल किसी भी मुआशरे के लिए निहायत ज़रूरी है। इनसे न सिर्फ सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है, बल्कि मुल्क और मुआशरे की तरवीज और तरक्की में भी इसकी अहमियत को तस्लीम किया गया है। नौजवान खेल-कूद में दिलचस्पी लेकर मनशियात, बुरे दोस्तों और दहशत पसंदाना सरगर्मियों से महफूज रह सकते हैं। कदीम ज़माने से ही खेल इंसानी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा रहे हैं। दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता अक़वाम खेलों के फ़रोग़ को ख़ुसूसी अहमियत देती है। 20वीं सदी के वस्त में जब ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरी, तो दीगर शोबों की तरह खेलों की बुनियादी सहूलियात भी यहाँ न होने के बराबर थीं। पाकिस्तान की मुखलिस सियासी क़यादत की काविशों और सलाहियतों से भरपूर कौम ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत जल्द खेलों के मैदान में बावकार मकाम हासिल कर लिया। खेलों के मुख्तलिफ शोबों में हमारे खिलाड़ियों ने कामयाबी के ऐसे ऐसे झंडे गाड़े कि पूरी दुनिया दंग रह गई। कई अहम आलमी तमगों, ट्रॉफियों और अवार्ड्स से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अक़वाम आलम में अपना नाम स्पोर्ट्स नेशन के तौर पर मुतारिफ करवाया। अब देखें ये पैराग्राफ ए हमने पढ़ लिया खेल से मुताल्लिक, जिसमें पाकिस्तान की सलाहियतों, नौजवानों की सलाहियतों के बारे में ज़िक्र है। और इसके बाद क्या करना चाहिए आपको? अभी मैं ये यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको करना ये चाहिए कि तलबा को कहें कि अब आप सवालात पढ़ें और सवालात पढ़ के इस पैराग्राफ में जो बातें आपको मिल जाएँ सवालात से मुताल्लिक, उसको अंडरलाइन कर लिया जाए, उसको हाइलाइट कर लिया जाए। कलर पेंसिल से हाइलाइट कर लें और जो भी ए में मौजूद है, ज़ाहिर-सी बात है ए में मौजूद है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो जवाब ए है उसका जवाब। लेकिन इसमें सवाल नंबर लिख लिया जाए। अंडरलाइन करने के बाद क्या किया जाए? मसलन आपको अगर ये स्टेटमेंट ए में क्वेश्चन नंबर 9 का मिल रहा है, तो उस पैराग्राफ को निशानजद करके 9 नंबर डाल दिया जाए। और क्वेश्चन नंबर 7 का मिल रहा है, तो 7 नंबर को अंडरलाइन करके 7 नंबर डाल दिया जाए। ये प्रोसेस साथ-साथ किया जाए,
ज़रूर इस प्रोसेस से, इस अमल से गुज़रा जाए। बच्चों को सिखाया जाए कि पैराग्राफ ए पढ़ो, सवालात पढ़ो और फिर सवालात में से मिसाल के तौर पे 12 नंबर का जवाब मिल गया है, तो 12 नंबर को अंडरलाइन करके टिक लगा दो। ये अमल करना चाहिए। अभी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये तरीका बच्चों को सिखाया जाए। अब आइए पैसेज बी पढ़ते हैं। 20वीं सदी में 80 और 90 की दहाई में 4 मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान का नाम आलमी चैंपियन के तौर पर सरे-फ़हरिस्त रहा। इन खेलों में स्क्वाश, हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस शामिल थे। ये वो दौर था जब दूसरे ममालिक की टीमों के पास सहूलियात की भरमार थी और हमारे खिलाड़ी नाकाफी वसाइल की वजह से भरपूर तरबियत भी हासिल नहीं कर पाते थे। इसके बावजूद वतन अजीज के खिलाड़ियों ने अपनी सख्त मेहनत और सलाहियतों की बुनियाद पर दुनिया भर को अपना गर्विदा बना लिया। गुल्ली डंडा, कबड्डी और किश्ती जैसे मकामी खेल तो पाकिस्तान में खेले जाते ही थे, मगर पाकिस्तान ने दुनिया को उनके इजाद करदा खेलों में भी शिकस्त से दो चार किया। स्क्वैश के खेल में पाकिस्तान के शानदार माजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने 17 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 12 मरतबा ब्रिटिश ओपन अपने नाम किया, जो किसी भी कौम की जानिब से सबसे बड़ा आलमी रिकॉर्ड है। जहांगीर खान और जान शेर खान जैसे खिलाड़ियों ने ये तारीख रकम की। जहांगीर खान ने तो 1981 से 1986 तक बगैर कोई मैच हारे 555 मैचों में अपने हरीफों को शिकस्त देकर नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। 1981 से 1996 तक स्क्वैश के खेल में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। अब देखें, यहाँ पर आपको पता चला कि जहांगीर खान के रिकॉर्ड का जिक्र है, पाकिस्तान के स्क्वैश में जो बड़ा नाम है उसका जिक्र है और 4 मुख्तलिफ खेलों का जिक्र है। अब ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसके सवालात को पहले पढ़ा जाए और देखा जाए कि वो कौन से 2-3 सवालात हैं जो पैराग्राफ बी से लिए गए हैं, और ज़ाहिर-सी बात है उसको भी अंडरलाइन किया जाए पैराग्राफ बी में। मैं अभी इस प्रोसेस से आपको दिखाऊँगा गुज़र के। वहाँ अंडरलाइन करके उनके जवाबात में भी नंबर ज़रूर डाल दिया जाए कि भई इसमें अब मुझे 15 नंबर का जवाब मिल गया है, 13 नंबर का जवाब मिल गया है या 7 नंबर का जवाब मिल गया है। अंडरलाइन करके वो नंबर ज़रूर उस हिस्से पे डाल दिया जाए। ठीक है जी, अब पैसेज बी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं पैराग्राफ सी की तरफ। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी आज बुरी हालत में है, मगर इस खेल में पाकिस्तान का शानदार माजी रहा है। अपने क़याम के चंद बरस बाद ही 1956 से अपने पहले ओलंपिक में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस खेल में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में पाकिस्तान के मुतअद्दिद खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ओलंपिक में 3 सोने के तमगे और 4 मरतबा के आलमी चैंपियन और एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा फतूहात समेट कर पाकिस्तान एशिया की पहली हॉकी टीम बनी, जिसकी वजह से हॉकी की नई तारीख रकम हो सकी। इस दौरान पाकिस्तान हॉकी में नामवर खिलाड़ी पैदा हुए। हसन सरदार, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, हनीफ खान, शहबाज अहमद, वसीम अहमद, मोहम्मद सकलैन, सुहेल अब्बास और दीगर खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वसीम अहमद ने सबसे ज़्यादा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सुहेल अब्बास ने 348 गोल के साथ हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मगर पाकिस्तान हॉकी का वो अफसोसनाक दौर भी आया जब पहली मर्तबा 2014 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई न कर सका। अब आपने सी पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें ज़्यादातर हॉकी के मैचों का जिक्र है, मुख्तलिफ हॉकी के हीरोज़ का जिक्र है, रिकॉर्ड्स का जिक्र है। अब आपने क्वेश्चन फिर से पढ़ा और पढ़ने के बाद जो जो सवालात क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक इस पैराग्राफ में 2-3 मिल गए, उसे अंडरलाइन किया और वो नंबर डाल लिया। ये प्रोसेस आप एक-एक पैराग्राफ करके गुजरते जाएं इस प्रोसेस से। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल क्रिकेट है। अब ये देखें, फौरन ही पता चल गया कि अब क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। अंग्रेजों के इजाद करदा इस खेल को पाकिस्तानी कौम भी उसी जोश और जज्बे और महारत के साथ खेलती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1992 के एक रोजा मुकाबले के वर्ल्ड कप में इस टीम ने इमरान खान की क़यादत में आलमी कप जीतकर नई तारीख रकम की। इसके अलावा 2009 में टी20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के नाम रहा। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्रिकेट में बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नाम कमाया। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत से रिकॉर्ड बनाए। दुनिया की तेज तरीन गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा आबिद अली ने अपने पहले टेस्ट मैच और पहले ही एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में सेंचुरियां बनाकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया।
ये खेल आज भी पाकिस्तान की गली कूचों में मकबूल है। आपने देखा कि चौथा पैराग्राफ क्रिकेट के बारे में, तो अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सवालात आपको पैसेज डी में मिले उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे और अंडरलाइन करने के बाद क्वेश्चन नंबर जरूर डाल लेंगे। ये अगला प्रोसेस है। जैसे बात सवालात पढ़ लिया, रीडिंग एक बार कर ली और अंडरलाइन कर लिया है। अब आपके सामने किस तरह की बातें आएंगी? आपने सवाल पढ़ा, पहला 7वां सवाल है, नौजवान खेलकूद में हिस्सा लेकर मनशियात से बच सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पैसेज ए में सबसे पहले पैराग्राफ में ए में ही दूसरी लाइन में ये बात मिल गई थी। दूसरी और तीसरी लाइन में, दूसरी और तीसरी सतर का जब आपने मुताला किया था, नौजवान खेलकूद में हिस्सा लेकर मनशियात से बच सकते हैं, तो जब आपने दूसरी सतर पढ़ी थी, नौजवान खेलकूद में दिलचस्पी लेकर मनशियात, बुरे दोस्तों और दहशत पसंदाना सरगर्मियों से महफूज रह सकते हैं। ये बात आपने दूसरी और तीसरी लाइन में पढ़ी थी पैसेज ए में, आपने अंडरलाइन कर लिया था, ढूंढ लिया था, तलाश कर लिया था, तो आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 डाल लिया था। अब ये 7 नंबर आपके सामने मौजूद है, बॉक्स आपके सामने मौजूद है। यह आपको ए में मिला था, ए के खाने को टिक लगा दिया आपने। एग्जाम में टिक लगाया जाता है, मैं यहाँ कलर से वाजे कर रहा हूँ चीजों को। तो जनाब एक सवाल आपको मिल गया, 1 नंबर हो गए। अब आपने दूसरा सवाल पढ़ा, ये खेल गली कूचों में मकबूल है। ठीक है जी। अब आपने जाहिर सी बात है, कहाँ मिली थी ये बात आपको? ये खेल गली कूचों में मकबूल है, ये आपको बात कहाँ मिली? डी में मिली। आपने डी में टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने डाला था यहाँ पर, ये अंडरलाइन देखिए येलो कलर से आखिरी लाइन में अंडरलाइन किया हुआ है। डी जब हमने पढ़ा था क्रिकेट के बारे में, तो आखिरी लाइन में क्या था? ये खेल आज भी पाकिस्तान के गली कूचों में मकबूल है। ये देखिए मेरा कर्सर जहां पे येलो से ये हाईलाइट किया हुआ है। आपने यहाँ पर 8 नंबर डाला होगा अपनी किताब में, अपने किताबचे में, अपने बुकलेट में, एग्जाम के पेपर में 8 नंबर डाला है। तो अब आप क्या करेंगे? 8 में जाएंगे, सवाल नंबर 8 में, और 8 में आके आपने डी में टिक लगा दिया। देखिए डी को येलो से मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपने दूसरे सवाल का टिक लगा दिया। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। नवा सवाल क्या है? 4 खेलों में पाकिस्तान आलमी चैंपियन रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 खेलों में पाकिस्तान आलमी चैंपियन रहा। अब आपने बी जब पढ़ा था, तो उसके पहली लाइन में ही ये बात आपने पढ़ी थी कि 20वीं सदी में 80 और 90 की दिहाई में 4 मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान का नाम आलमी चैंपियन के तौर पर सर-ए-फहरिस्त रहा है। ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आपने 9 नंबर भी लिखा होगा। जैसे पहले जब हाईलाइट किया है, तो उसमें सवाल नंबर मैं आपको बता रहा हूं कि डालना है। सवाल नंबर 9 की निशानदेही आप कर चुके हैं, यहाँ पर 9 नंबर भी डाला होगा आपने अपने किताबचे में। तो 9 नंबर पे गए, ये हाईलाइट किया हुआ हिस्सा किसमें मिला है? ये आपको पता है कि बी पैराग्राफ है। बी पैराग्राफ जब गए तो हम गए और 9 नंबर में हमने किस पे हाईलाइट कर दिया? बी पे ये टिक लगा दिया, रेड कलर से देखिए इसको, बी पे टिक लगाया हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं जनाब। अब 10वां सवाल आपके सामने है, 10वां स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया दंग रह गई। ये स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया दंग रह गई। आपने ये बात कहां पढ़ी थी? जाहिर सी बात है, जब पैसेज ए पढ़ा था, तो ये जो आखिरी सेकंड लास्ट लाइन जो है, आखिरी जो 2 सतूर हैं, उसको जब आप गौर से पढ़ रहे थे, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। हमारे खिलाड़ियों ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि पूरी दुनिया दंग रह गई। तो अब ये पूरी दुनिया दंग रह गई ब्लू ब्लू रंग से हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी डाल लिया होगा। इस पैराग्राफ में भी आपने, इस स्टेटमेंट वाले जुमले में भी आपने 10 नंबर लिख दिया होगा। अब आप 10 नंबर पे जाएंगे, सवाल नंबर 10 पे, और टिक किस पे लगाएंगे? जाहिर सी बात है, ए में पढ़ा था आपने, ए पे हमने टिक लगा दिया जनाब बू से। यहाँ पे मैं रंग से, ब्लू रंग से वाजे कर रहा हूँ, लेकिन आप टिक लगा देंगे। तो जनाब अब हमने 4 स्टेटमेंट को तलाश कर लिया और उसको टिक भी लगा दिया। अब 5वें स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, गिल्ली डंडा, कबड्डी और किश्ती वगैरह जैसे मकामी खेल पाकिस्तान में खेले जाते थे। अब आपने जाहिर सी बात है पैराग्राफ बी में ये बात पढ़ी थी। अब आप चौथी लाइन पे जब पहुंचे थे पैराग्राफ बी में, तो आपने पढ़ा था कि गिल्ली डंडा, कबड्डी और किश्ती जैसे मकामी खेल तो पाकिस्तान में खेले ही जाते थे। ये हरे रंग से देखिए हाईलाइट किया हुआ है, और इसमें आपने क्या लिखा होगा? इस स्टेटमेंट के पास 11 नंबर लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपने मार्क कर लिया होगा ग्रीन रंग को। अब ग्रीन रंग के हाईलाइट किए हुए हिस्से को जब 11 नंबर से मार्क किया होगा, तो अब नीचे जाएंगे, 11 वाले क्वेश्चन में जाएंगे, और इसमें क्या डालेंगे? जाहिर सी बात है, क्या है ये? बी है ना पैराग्राफ, तो अब बी में हम टिक लगा देंगे। ये बी पे देखिए ग्रीन रंग से आ गया, ग्रीन रंग से वहां हाईलाइट था, यहाँ ग्रीन रंग से मैंने निशानदेही कर दी। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका हाईलाइट हो गया, आपका जवाब सही हो गया। 5वें सवाल यानी 9 में से 5 स्टेटमेंट अब तक आप ठीक कर चुके हैं। 7, 8, 9, 10, 11 आपने ढूंढ लिया है। अब आइए 12वें स्टेटमेंट पे। 12वें जो बयान है इसमें वो क्या है? जोश जज्बे और महारत से खेलती है। जोश जज्बे और महारत से खेलती है, ये बात आपने कहाँ पढ़ी थी? आप जब
पैसेज बी में आए थे, सॉरी, इबारत नंबर डी में आए थे, तो दूसरी लाइन में ये बात आपने पढ़ी थी। जब आपने क्रिकेट के बारे में पढ़ना शुरू किया तो अंग्रेजों के इजाद करदा इस खेल को पाकिस्तानी कौम भी उसी जोश जज्बे और महारत के साथ खेलती है। तो जोश जज्बे और महारत के साथ खेलती है, इसको आपने हाईलाइट कर लिया और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 12 यानी 12 नंबर आपने डाल लिया था। अब आप 12 पे गए, 12 पे जाकर के स्टेटमेंट नंबर 12 आपको किस में मिला था? डी में मिला था। तो डी पे आपने टिक कर दिया मस्टर्ड रंग से। ये वो तरीका है जिसको आपने इख्तियार करना है। इसको टिक करने के बाद आप फौरन 11वें नंबर पे 13वें नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? स्क्वाश में पाकिस्तान 17 मरतबा चैंपियन रहा। ये एक स्टेटमेंट आया। अब ये बात आपने कहाँ पढ़ी थी? जाहिर सी बात है, आप छठी लाइन पे जब आए, किस पे? इबारत पैराग्राफ नंबर बी पे, छठी लाइन पे जब आए थे, तो छठी लाइन पे ये जुमला लिखा है, पाकिस्तान ने 17 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 12 मरतबा ब्रिटिश ओपन अपने नाम किया। ये स्क्वाश के बारे में बात हो रही थी। तो अब स्क्वाश के बारे में 17 मरतबा वर्ल्ड ओपन पाकिस्तान ने जीता था। स्टेटमेंट क्या है? स्क्वाश में पाकिस्तान 17 मरतबा चैंपियन रहा। थोड़ा सा स्टेटमेंट में लैंग्वेज का फर्क होगा, लेकिन 17 मरतबा चैंपियन रहा यानी 17 मरतबा वो जीता। अब ये कहाँ मिली थी इबारत? जाहिर सी बात है, आपको इबारत कहाँ मिली थी? ये आपको इबारत मिली थी ये बी में। तो अब आपने इस पे ये बी पे टिक लगा दिया। इसको आपने ब्लू रंग से हाईलाइट किया था, ठीक है? अब आपने टिक भी कर दिया। यहाँ पे टिक करने का मतलब है जवाब आपने ढूंढ लिया है। अब आपको स्टेटमेंट नंबर 13 का भी जवाब मिल चुका है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 14 में, 14 में, हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ये स्टेटमेंट है। तो अब चलते हैं जनाब, कहाँ पढ़ा था हमने? सी में पढ़ा था। ये देखिए पर्पल रंग से दूसरी लाइन में इसे हाईलाइट किया गया और जाहिर सी बात है यहाँ 14 नंबर भी हमने लिखा है। अपने किताबचे में जरूर नंबर लिखेंगे। जिस स्टेटमेंट को हम हाईलाइट कर लेंगे उसको जरूर नंबर डाल लेंगे। तो अब 14 नंबर का जवाब दूसरी सतर में, दूसरी लाइन में हमें मिला था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ये हॉकी के बारे में बात हो रही थी। तो हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, हाईलाइट किया, 14 नंबर लिखा, सवाल पे गए और सवाल पे जाकर के कहाँ मिला था ये स्टेटमेंट? सी पे मिला था। देखिए सी बड़ा बड़ा लिखा हुआ। अब सी पे मिला था, हम सी पे गए, इसको पर्पल रंग से हमने हाईलाइट कर दिया, टिक लगा दिया। आखिरी स्टेटमेंट है हमारा 15वां स्टेटमेंट, पाकिस्तान हॉकी का अफसोसनाक दौर आया। जैसे बात है, ये स्टेटमेंट हमने हॉकी के पैराग्राफ में ही पढ़ा होगा और हॉकी का पैराग्राफ सी में ही था। और आखिरी लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, पाकिस्तान हॉकी का वो अफसोसनाक दौर भी आया। ये लिखा हुआ है, रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इसमें 15 नंबर भी आपने लिखा होगा किताबचे में। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 में जाएंगे और यहां सी में या आपने टिक लगा दिया। इस तरीके से आप ये 9 स्टेटमेंट के लिए 9 नंबर हासिल करेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट ढूंढने में या सवाल के जो पॉइंट्स हैं उसको ढूंढने में आसानी ना हो, कोई बात मुश्किल भी लगे। तो इसका तरीका यह है कि पहले जो कुछ मिल रहा है उसे कर लिया जाए, सारी बातें तलाश कर ली जाए और उसके बाद फिर से तमाम पैराग्राफ को, अच्छा अब आपने जब कर लिया होगा ना तो आपको इसमें एक आइडिया हो गया कि अच्छा क्रिकेट की बात इस पैराग्राफ में की जा रही है, स्क्वैश की बात इस पैराग्राफ में की जा रही है, हॉकी की बात इस पैराग्राफ में की जा रही है। आपको एक आइडिया हो गया है और अब आपको पता चल गया है कि भाई सी ऐसा पैराग्राफ है जिसमें हॉकी की बात हो रही थी, क्योंकि आपने इससे पहले एक सी का और भी स्टेटमेंट ढूंढा था, तलाश किया था। तो अब आपने उस सी को सबसे पहले पढ़ना है, यानी पैराग्राफ सी में हॉकी की बात थी तो सी को सबसे पहले पढ़ना है। और सी के पैराग्राफ में कहाँ ये बात थी, इस लाइन को आप भूल गए, आप अंडरलाइन करना या आपसे गलती से ये जुमला कहीं सरफे नजर होकर के कहीं छुप गया, आप नहीं पढ़ सके, आप नहीं समझ सके। अब सी पे दोबारा जब पढ़ेंगे तो आखिर में आपको ये जुमला फिर मिल जाएगा और मिलने के बाद अब चूंकि फोकस सिर्फ एक सवाल होगा या दो सवाल होगा तो तलाश करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लिहाजा कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट तलाश करने में दोबारा भी पढ़ना पड़े। दोबारा भी पढ़ेंगे तब भी जो है ये 20 मिनट में ये काम हो जाएगा। अभी तक हमने 20 मिनट पूरे सर्फ नहीं किए, 20 मिनट पूरे नहीं गुजारे हैं, तो ये काम फिर भी 20 मिनट में हो जाएगा। आपने तलाश किया, उस हिस्से को अंडरलाइन किया, उसका नंबर डाला और आकर के ये देखिए आपने दोबारा ढूंढ के इसको लिख डाला। तो ये तरीका आप इख्तियार करेंगे। उम्मीद है जब ये तरीका इख्तियार करेंगे तो आपका जो सारा काम है, ये जो मल्टीपल चॉइस का, जिसे हम कसीरुल ममासलती इंतखाब कहते हैं, इसमें कोई मुश्किलात आपको पेश नहीं आएंगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी, आप आराम से तलाश कर पाएंगे। थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा होता है इसका और उसमें से स्टेटमेंट ढूंढना बच्चों के लिए मुश्किल भी होता है क्योंकि जंबल वे में है, मिक्स है, सवालात आगे पीछे हैं, तरतीब से नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई मुश्किल टास्क नहीं है। स्टेटमेंट तलाश करने के लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है पैराग्राफ की रीडिंग में, और जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को तो आसानी से उस स्टेटमेंट को, उस बयान को ढूंढ लेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो
आपको पसंद आई होगी। अब आप देखिए सारे सवालात आपके सामने हैं, तमाम जवाबात को कलर से हाइलाइट कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर ये टिक है जो आपने लगाया है जवाबात में। टिक लगाने के बाद ये आप एक बार फिर इसको चेक कर लेंगे कि आपने 9 नंबरों का टिक जो है वो सही लगाया है कि नहीं लगाया है। रीचेक करने के बाद आप जो है इस काम को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए से आप मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन जो है उसको करने में ज़रूर महारत हासिल करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए बागबानी उर्दू की इस किताब से जिसका सरवरक आपके सामने है। इस किताब में मौजूद 35 इबारतें इस काम में महारत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। इस मश्क को वीडियो की शक्ल में भी देखिए जो कि आपके लिए ही बनाई जा रही हैं और उन तलबा तक ज़रूर भेजिए जो ट्यूशन वगैरह नहीं जा पा रहे हैं और उनकी मदद हो सके इन वीडियोज़ के ज़रिए से, हमारा यही मकसद है। उम्मीद है कि ये वीडियोज़ ज़रूर तलबा तक पहुँचेंगी और बच्चों के इम्तिहानी नताइज को बेहतर करने में मददगार साबित होंगी। अपनी राय का इज़हार कीजिए, जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको दुश्वारियाँ हैं सिलेबस के हवाले से, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहिए। इंशाअल्लाह उन तमाम मुतालबात को ज़रूर पूरा किया जाएगा। कोशिश होगी कि आपकी ज़रूरतें, आपके मुतालबात पूरे किए जाएँ, वीडियो की शक्ल में आपको बताया जाए। इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। खुदा हाफ़िज़।